हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर करेंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को उठाया है जो कि कभी चेंज नहीं होते। आपके जो इम्पोर्टेंट है वो छूट न जाए, इसके लिए मैंने उन सभी को एक जगह पर किया है करेंट अफेयर्स के ही क्वेश्चनों से, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक के प्रश्न बन सकते हैं हमने उसको भी डिस्कस किया है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, यदि आप इस वीडियोस के PDF फाइल को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को भी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न को। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारत में ऑडिबल सुनो नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है। पहला प्रश्न है हमारा कि ऑडिबल सुनो जो ऐप है उसको किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं हम अपना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है अमेजन, फेसबुक, व्हाट्सअप या फ्लिपकार्ट। इन चारों में से किसने आपको ऑडिबल सुनो नाम का जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, अमेजन। अब देखिए ये ऑडिबल सुनो ऐप क्यों लॉन्च किया है अमेजन ने, और मतलब क्या यूज है इसका, इस ऐप के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिए ये जो ऑडिबल सुनो, ऑडिबल का मतलब आप ऐसे भी जानते हैं जो सुनने वाला होता है। तो इस ऐप में आपको हिंदी और इंग्लिश में भारत के जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, करण जौहर, ताहिरा कश्यप, ये इन सभी के आवाज़ में आपको कहानियाँ, कविताएं, कॉमेडी और बहुत से मोटिवेशनल आपको थॉट्स भी सुनने को मिलेंगे इन सभी की आवाज़ में। और यह जो भारत की पहली मुफ्त डिजिटल ऑडियो सर्विस है, जो कि जिसको कि किसने लॉन्च किया है, अमेजन ने। तो अब अमेजन ने जो लॉन्च किया है उसको अब हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए अमेजन जो है एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है, जिसके फाउंडर और CEO, उसके वर्तमान में CEO भी वही हैं जो कि उसके फाउंडर हैं, जिनका नाम क्या है आपका, जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस हैं। और देखिए इसकी जब स्थापना कब हुई थी, तो वो आपका हुआ था 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन, जहाँ USA का क्या है, कैपिटल है जो, वो वाशिंगटन में है। तो हम लोग इस प्रश्न से इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार किस देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह मुद्दा भी बहुत ही चर्चा में रहा है, जो कि कोविड-19 के वजह से थोड़ा दब गया, नहीं तो अभी भी इसकी जो प्रदर्शनकारी जो थे अभी भी शाहीन बाग में लगे हुए थे, अपने प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये क्या था मुद्दा और क्यों क्या हो रहा था, इन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। तो दोस्त आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, अब हमारा जो प्रश्न है वो है क्या, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार किस देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन है हमारा यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सभी। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। क्योंकि किन किन देश के जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी इस बिल के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, जिनको दबाया जाता है, और वो भारत में यदि रहना चाहते हैं तो उनको क्या होगा, यहाँ का नागरिकता मिल सकेगा, वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो कहाँ कहाँ के, आपको यहाँ से बस इतना याद रखना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो जो नागरिक हैं, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको क्या मिलेगा, यहाँ का नागरिकता मिलेगा। अब हम लोग जानेंगे नागरिकता संशोधन बिल जो 2019 का लाया गया, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या हुआ है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया, जो कि भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, पारित किया गया, बनाया गया जिसके द्वारा, जिसमें क्या है, वो उस अधिनियम में ये बताया गया है कि 1955
का नागरिकता कानून को संशोधित किया गया, क्योंकि उसको बदला नहीं जाता तो ये लाया नहीं जाता। तो इसके अकॉर्डिंग 1955 का जो नागरिकता कानून था उसको संशोधित करके, उसको बदल करके यह व्यवस्था की गई है, यह उसमें व्यवस्था लाया गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, इस बात पे आप एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है क्या, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग, जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, वो भारत आए हुए हैं। कब से? 31 दिसंबर 2014 के पहले से। तो उनको क्या होगा, वो अब भारत की नागरिकता के लिए क्या करेंगे, आवेदन कर सकेंगे और उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किसको किसको मिलेगा, तो वो हैं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। यहाँ पर इस्लाम का बात नहीं किया गया है और मेन मुद्दा आपका यही रहा है। जितने भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते थे वो यही मुद्दा था, और उसमें कुछ हिंदुओं भी थे जो समझ नहीं पाते थे। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए बात नहीं किया गया था, ये हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं के बारे में बात की गई है और उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। यहाँ पर इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा। और ऐसा क्यों नहीं किया गया है, जब हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई सबको रखा गया है, सबको नागरिकता दिया जाएगा, तो इस्लाम वाले को क्यों नहीं दिया जाएगा? वो भी तो आ सकते हैं। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि अल्पसंख्यक के बारे में आपको ध्यान देना है, लेकिन जो यहाँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो अल्पसंख्यक वहाँ के क्या हैं, इस्लाम धर्म जो मानने वाले हैं, जो मुस्लिम सब है, वो वहाँ पे मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। इसलिए इंडिया क्या करेगा, उनको नागरिकता नहीं देगा। और ये एकदम साफ साफ कहा गया था, इस विधेयक को पारित करने के बाद साफ साफ कहा गया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे और नॉलेज को कम होने की वजह से लोग क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि आपको असम में देखने को मिला, केरल में मिला, देश के सभी जगहों पे हुआ। बहुत सारा सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया। तो अब देखिए, इस विधेयक के बाद आप भारत की नागरिकता को प्रदान करने के लिए जो पहले का आवश्यक शर्त था, जो कंडीशन था कि 11 वर्ष भारत में रहना जो था वो अनिवार्य किया गया था। मतलब पहले से ही वो 1955 में जो नागरिकता कानून था उसी में ये कहा गया था कि आपको भारत का नागरिकता लेना है तो भारत में लगातार आपको 11 साल रहना होगा। लेकिन उसमें भी अब क्या किया गया है, उस अवधि को भी कम कर दिया गया, उस टाइमिंग को अब कम करके कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। सिर्फ 5 वर्ष आपको अब रहने की भारत में ज़रूरत है, उसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। अब आपको इससे एक और चीज़ याद रखना है कि अमित शाह के द्वारा लोकसभा में ये कब पेश किया गया था, तो ये आपको 9 दिसंबर 2019 को प्रस्ताव रखा गया लोकसभा से, और लोकसभा से 9 के बाद 10 को गया, 10 को वहाँ से निकला, लोकसभा में ये लागू हुआ, पारित हुआ। फिर उसके बाद 11 को ये राज्यसभा में गया और 12 को वहाँ से भी ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, और 12 से ये क्या बन गया, एक आपका कानून बन गया, नागरिकता संशोधन बिल बन गया ये। तो इस प्रश्न से इतना ही। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नागरिकता संशोधन बिल क्या है और इसमें क्या कहा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने नुआर थाई को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, यह क्या है? देखिए, हम लोग जैसा कि समझते हैं कि यूनेस्को जो है विश्व विरासत में जो पहले की जो किला हैं, जो शहर हैं, उन सभी चीज़ों को विश्व विरासत में शामिल करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा नाम है, नुआर थाई, उसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है, और वह क्या है उसी के बारे में पूछा गया है। तो हमारे लिए तो ये वर्ड नया है, तो हमको जानना होगा कि ये क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसा कैसा ऑप्शन है। देखिए, पहला है क्या, स्मारक स्थल, दूसरा है आपका युद्ध स्थल, तीसरा है आपका शहर, और चौथा क्या है, मसाज की विधि। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है नुआर थाई जो है वो क्या है, एक मसाज की विधि जो है। और यहाँ देखिए थाई है, तो ये कहाँ का मसाज का विधि है, तो ये थाईलैंड का मसाज का विधि है। और वहाँ पर ये 2000 वर्षों से भी अधिक एक पुराना मसाज है, जिसमें क्या किया जाता है, घुटने, केहूनी, पैर और हाथ की मदद से मसाज की जाती है। तो उसको क्या किया गया है, उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को का आपका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मैंने आपको इसके बहुत चौथे पाँचवें पीछे जाइएगा वीडियोस में, आपको मेरे वीडियोस में अच्छे से मिल जाएगा जानकारी। तो इसलिए मैं यहाँ पूरा नहीं बताऊँगी, थोड़ा ही आपको बताऊँगी, बस इतना बता देते हैं। आप अभी फुल फॉर्म जान लिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं हम इसके बारे में
कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को इसको बनाया गया और लागू किया गया इसको 4 नवंबर 1946, एक साल बाद 4 नवंबर 1946 को ये लागू हुआ और स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, जहाँ पर कि OECD का भी आपका हेडक्वार्टर है। अब हम बढ़ते हैं किन्वाड थाई के बारे में। यहाँ पर देखिए कैसे किया जाता है, वो मैंने एक फोटोज लगा दिया है जिससे कि आपको पता चल सके, जिसमें क्या है, हाथ के पैर से हाँ रिलेटेड जितना भी होता है उससे मसाज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है। तो आपको तो यहाँ पर दिख रहा है फोटो, तो आप यहाँ आसानी से टिक कर सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो इनके हाथ में क्या है, टेनिस है या बैडमिंटन है। आप बता सकते हैं कि ये कैसे प्लेयर हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो किस खेल से संबंधित है ये, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। अब हम लोग जानेंगे कि ये किस राज्य से हैं, भारत के खिलाड़ी हैं, किस राज्य से हैं और क्यों इतने फेमस हैं। तो ये देखिए ये बैडमिंटन जूनियर जो बैडमिंटन टीम के प्लेयर हैं ये, और अभी इन्होंने हाल ही में जो बांग्लादेश में आपका इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये उत्तराखंड के प्लेयर हैं। सॉरी, उत्तराखंड से ये मतलब इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राज्य में नमस्ते ओरछा उत्सव मनाया जाता है। इस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जनरली हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि नमस्ते ओरछा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नमस्ते ओरछा जो उत्सव है यह जैसे विश्व विरासत में शामिल किया जाता है बहुत सारे स्थलों को, तो ये भी जो मध्य प्रदेश का ये नमस्ते ओरछा है, ओरछा एक शहर है वहाँ का जो कि झांसी के नज़दीक में है। और ओरछा में बहुत सारे आपके मंदिर हैं, पुराने किले हैं, तो उन सबको संरक्षित रखने के लिए और पर्यटकों के बारे में जानकारी देने के लिए वहाँ का जो पर्यटन विभाग है, जो पर्यटन बोर्ड है, वह क्या करता है, ये वहाँ आयोजित करता है नमस्ते ओरछा उत्सव को। उसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड के द्वारा, जो राज्य पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है नमस्ते ओरछा उत्सव। और मुख्य रूप से वो क्या उद्देश्य रहता है इसको आयोजित करने का, तो वो आपका उद्देश्य है प्राकृतिक सुंदरता, जो कि मध्य प्रदेश में एकदम अच्छे से भरा पड़ा है। पूरे प्राकृतिक की सुंदरता तो मानो मध्य प्रदेश में ही है। उस वहाँ की संस्कृति और वहाँ के विचारों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए ये जो उत्सव है मनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ओरछा जो है झांसी के पास स्थित एक शहर है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। तो आइए हम आपको एक दिखा भी देते हैं वहाँ का एक टेम्पल के बारे में। जैसे देखिए ये वहाँ का लक्ष्मी टेम्पल है, लक्ष्मी टेम्पल है जो कि प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है अपने सुंदरता के लिए, जो वहाँ पे मनाया गया भी ओरछा उत्सव इसी से रिलेटेड मनाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तो मध्य प्रदेश के अभी फिलहाल में ही मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं बीजेपी के, कौन, शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो लालजी दास टंडन हैं। और आप तो जानते ही हैं कि उसका जो कैपिटल है, राजधानी है, वो भोपाल है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अपना। तो देखिए यहाँ है, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है। यहाँ आपको 4 दिख रहा है ऑप्शन में। पहला है आपका विश्वनाथन आनंद, दूसरा है आपका लक्ष्य सेन, तीसरा है आपका VVS लक्ष्मण और चौथा है सचिन तेंदुलकर। ये चारों क्या हैं, आपको प्लेयर ही दिख रहे हैं। तो लक्ष्य सेन के बारे में तो आपने पहले ही इसके पिछले प्रश्न में आपने देखा, तो वो क्या है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के जो उत्तराखंड से हैं। तो उनके बारे में तो आप जान ही गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है। तो वो किसकी आत्मकथा है, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की जो आत्मकथा है, जो कि फिलहाल ही 2019 में इसको लिखा गया है, तो इसकी आत्मकथा का किसकी आत्मकथा है ये, तो विश्वनाथन आनंद की, जिसका नाम क्या है, माइंड मास्टर। तो हम लोग देख लेते हैं विश्वनाथन आनंद के बारे में, जानेंगे कि वो क्या हैं और क्यों इतने फेमस हैं। तो देखिए माइंड मास्टर यही हैं। अब आपको इस फोटो से पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ के प्लेयर हैं।
तो विश्वनाथन आनंद जो हैं वो क्या है, हमारे पहले ग्रैंड स्लैम थे, मतलब शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, और भारत के तो पहले ग्रैंड मास्टर विजेता हैं। जो कब जीते थे आपका, तो ये कब जीते थे, जो हमारे ग्रैंड मास्टर कब बने थे ये, तो 1988 में। ये भी आप याद रखेंगे कि पहले जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने कब बना था, तो 1988 में। और जो राजीव गांधी पुरस्कार है, ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें कि राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि क्या मिला है, राजीव गांधी पुरस्कार। और कब मिला है, तो राजीव गांधी पुरस्कार कब मिला है इनको, 1991 से 92 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनको हमारे देश के जो चौथे जो शौर्य सम्मान है, जो कि चौथे सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2006 या 7 में, हमको कम्प्लीटली याद नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप इस प्रश्न से इतना ही याद रखेंगे कि माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, तो विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है, जो कि हमारे पहले ग्रैंड स्लैम है, जिनको कि राजीव गांधी पुरस्कार, पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको राजीव गांधी पुरस्कार मिला, और वो 1991 से 92 में मिला है। और ग्रैंड स्लैम कब बने थे ये, 1988 में। तो अब इस प्रश्न से हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि यूनेस्को ने किस देश के कार्निवल ऑफ आलिस्ट को विरासत सूची से हटा दिया है। अच्छा देखिए, हमने पहले इससे पढ़ा है कि यूनेस्को ने नुआरथाई को शामिल किया है, लेकिन किसी चीज़ को वो हटा भी देता है यदि उससे आपत्तिजनक लगता है कि वो चीज़ हमने जो शामिल किया है विश्व विरासत में संरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, और वो अब अच्छा नहीं है, उससे लोगों को हानि हो रहा है, तो उसको वो हटा भी देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कार्निवल ऑफ आलिस्ट के साथ, तो उसको क्या किया है, उसने हटा दिया है। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये किस देश के हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। तो पहला है आपका रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है आपका इटली, और चौथा है आपका बेल्जियम। तो ये कार्निवल ऑफ आलिस्ट जो है वो कहाँ का था, तो बेल्जियम का था, जिसे कि अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है। कहाँ से हटा दिया गया है, यूनेस्को के विश्व विरासत जो ये था उससे हटा दिया गया है, इसको विरासत जो सूची है उससे हटा दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्निवल ऑफ आलिस्ट क्या था, ये कोई स्मारक स्थल था या फिर क्या था इसको जो हटा दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये कार्निवल ऑफ जो आलिस्ट है वो वहाँ पे एक जाति था यहूदियों के बारे में, जो मानव को संरक्षित पुराना जो वहाँ का जाति है उससे रिलेटेड है, जो कि बेल्जियम में निवास करती है। ये कार्निवल जाति जो है जो बेल्जियम में निवास करती है और वहाँ पे बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही निवास करती है। और इसको शामिल किया गया था 2010 में, जो कि 2019 में इसको हटा भी दिया गया। और इसको इसलिए हटाया गया क्योंकि जो बेल्जियम में हर साल इसे मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें क्या दिखाया जाता है आपको, इस टाइप का देखिए दिखाया जाता है, ऐसे फोटो बना करके यहूदियों का ही ये है, ऐसे ही दिखते हैं उस प्रजाति के जो कार्निवल जाति के लोग हैं, जो वहाँ के यहूदी लोग हैं, वो इस तरीके से उनके लंबे नाक को दिखाया जाता है, झुके हुए नाक को, और वो सोने की थैलियों पर बैठा करके उनको, मतलब इस टाइप का कोई उत्सव बनाया जाता है, स्टैचू बनाया जाता है, जिसमें उनका पहले ज़माने वाले ऐसे बड़ा सा नाक दिखाया जाता है, सोने के थैलियों पर बैठा करके घुमाया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो कार्निवल जाति के लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उसमें क्या हुआ, झगड़ा हुआ, मतलब इस टाइप का जैसे दंगा टाइप का हो गया। तो दंगा हो गया जिससे कि आक्रोश पैदा हुआ, पूरा बेल्जियम में आक्रोश हो गया इस बात को लेकर के। तो जिससे क्या हुआ कि मानव जाति पे तो अब तो क्या हुआ, मानवाधिकार का हनन होने लगा, जिससे कि क्या किया, यूनेस्को ने इसको विरासत सूची से हटा दिया, जिसके कारण इसे 2019 में अभी हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न से इतना ही। आप समझ गए होंगे कि ये कार्निवल ऑफ आलिस्ट जो था वो क्या था, वो एक टाइप का मेला था। समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ उस टाइप का मेला मनाया जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वैसा ही था, जिसका मतलब ऐसे झांकी बना करके घुमाया जाता है, जिसमें लोगों ने झगड़ा किया कि हमारे पूर्वजों को आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं, लंबे नाक दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जिससे कि पूरा बेल्जियम में दंगा हुआ, दंगे हुए तो मानवाधिकार का हनन हुआ तो क्या हुआ, आपका यूनेस्को से इसको विश्व सूची से हटा दिया, विरासत सूची से हटा दिया गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। सॉरी, यहाँ चाय छूट गया है,
शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। यहाँ प्रश्न है आपका भारत की सिफारिश पर। देखिए भारत ने सिफारिश किया है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये सिफारिश किया कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाइए, जिससे कि लोगों में उस दिन को लेकर के जागरूकता पैदा हो चाय से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो किस दिन को सिफारिश किया? पहला है 1 मई, 21 जून, और तीसरा है आपका 21 मई, और चौथा है आपका 12 दिसंबर। तो किस दिन मनाया जाएगा आपका? तो ये 21 मई को अभी आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो आपका 21 मई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाए जाने का सिफारिश किसने किया है? भारत ने किया है। और किससे किया है? तो यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से किया है। अब हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र करा है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य यह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइज ना हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन पूरे विश्व भर में नहीं हो कि क्या हो, फिर से कोई विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून को क्या किया है, सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए ये क्या करता है? पूरे विश्व को जागरूक करता है, पूरे विश्व में फैलाता है कि आप ऐसे रहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। जहाँ कहीं पे भी मानव अधिकार का हनन हो तो उस मुद्दे को ये क्या करता है? उठाता है और बोलता है कि नहीं करना चाहिए, और समझौता करके ख़त्म कर देता है, ताकि कोई भी सिचुएशन, स्थिति ऐसी पैदा ना हो कि फिर कभी आगे विश्व युद्ध जैसा नौबत आ जाए। तो अब जानते हैं कि उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के समापन के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी वो? 24 अक्टूबर 1945 को। और किसने किया था? जो विजेता कंट्री थे उन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अभी वर्तमान समय में इसमें जो संयुक्त राष्ट्र में पूरे सदस्य देशों की संख्या है वो आपका कितना है? 193 है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है इसका हेड क्वार्टर। और अभी जो इसके अध्यक्ष और महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है आपके क्या हैं? वो इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया? ऑरेंज फेस्टिवल देखिए किस राज्य में मनाया गया? तो आपको पता है जहाँ ऑरेंज ज़्यादा होता होगा वहीं पे मनाया गया है ये फेस्टिवल। तो आप जान लीजिए, यहाँ ऑप्शन से आपको क्लू यहाँ मिल गया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और किस राज्य ने ऑरेंज फेस्टिवल को मनाया है। तो देखिए पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन आपका मणिपुर है, तीसरा ऑप्शन मिजोरम है, और चौथा ऑप्शन सिक्किम है। तो यहाँ सही आंसर क्या जाएगा आपका? सही आंसर आप बताइए क्या जाएगा? तो मणिपुर। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर होगा। मणिपुर में आपका ऑरेंज बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसको कि विश्व भर में उसकी मान्यता को बनाए रखने के लिए ये उत्सव को मनाया गया। इसका उद्देश्य मेन यही रहा कि फल को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें ऑरेंज को बढ़ावा मिले, और उसके जो उत्पादन करता है, जो किसान हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जा सके। और आपको ये चीज़ बता दें, मध्य प्रदेश में भी संतरे का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो पहला जो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था वो भोपाल में ही मनाया गया था। भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया गया था। पहला ऑरेंज फेस्टिवल भोपाल में मनाया गया था और उस टाइम में वहाँ पर मनाया गया था। लेकिन अब कहाँ मनाया गया? इस साल 2019 में ऑरेंज फेस्टिवल वो आपका मनाया गया मणिपुर में। अब हम लोग जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो देखिए उत्तम किस्म के, जो अच्छे किस्म के क्वालिटी के संतरे होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे देखिए इसके जो इसको क्या किए हैं, मतलब उद्घाटन जो किए, उत्सव को, त्यौहार को जो उद्घाटन किए हैं वो कौन थे? तो मणिपुर के सीएम थे। और सीएम कौन है वहाँ के? तो एन बीरेन सिंह है वो आपके सीएम। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, आपने मानवाधिकार दिवस के बारे में पढ़ा, तो अब यहाँ पर वैसा ही एक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस जो कि जैसे मान लीजिए भारत के लोग किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं तो वो क्या हो गए? प्रवासी हो गए। या फिर किसी और अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए? प्रवासी हो गए। तो इसके बारे में तो आप जान गए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी हम जान लेते हैं कि मनाने का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था। तो 18 दिसंबर 1990 से इसको शुरुआत किया गया। और किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको
स्टार्ट किया गया था 18 दिसंबर 1990 में। और इसकी थीम इस साल का क्या रहा है? 2019 में जो मनाया गया आपका मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, उसका थीम रहा सम्मान के साथ प्रवास, वी टुगेदर, मतलब अच्छे से एक साथ रहना सम्मान के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय, और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, और वो कौन सा दिवस है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट डे। वो आपका कब मनाया जाता है? तो वो आपका 18 दिसंबर, कब से शुरुआत हुई थी? तो वो भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर आपका डी जाएगा। और कब मनाया जाता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? तो 18 दिसंबर को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट डे। वो आपका कब से स्टार्ट हुआ था? कौन सा? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 1992 से 2 साल बाद। किससे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के 2 साल बाद से आपका 18 दिसंबर से ही क्या मनाया जाने लगा? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट डे। तो इस प्रश्न से बस इतना ही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी सारे ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि आपको तो फ़ायदा हो ही, उसके साथ साथ मुझे भी कुछ हो, मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आते रहूं। और मैं सोच रही हूं कि आपको टॉपिक वाइज बताऊं, किसी भी चीज़ को एक टॉपिक उठा करके, चाहे वो साइंस का हो, पॉलिटी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऐसे ही मैं डिस्कस करूं, उससे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लाऊं। तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, इसलिए उसमें आपको नहीं पैसा लगता है, नहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट का आपका टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।